हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हर दिन की भांति, हर प्रकार की भांति ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्य कर रहे होंगे, नियमित रूप से स्कूल जा रहे होंगे और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियो देख रहे होंगे, है ना। इसी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा ताकि सभी कार्यों को आप इंटरेस्ट के साथ कर पाएं। कहते हैं ना कि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस कार्य में हमारी रुचि होती है, वो कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी भी हमें बोरिंग सा फील नहीं होता और ना ही कभी हमें थकावटी लगती है कि नो नहीं करना। ऐसा नहीं लगता है। कब? जबकि काम हमारी पसंद का हो। तो हर कार्य को अपनी पसंद का तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, जो कार्य हमें करना ही है, जिन कार्यों को करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उनमें अपनी रुचि को जागृत करना भी हमारे ही वश में है। इसलिए आप अपने कार्य के प्रति हमेशा रोचक अंदाज में आगे बढ़ते रहिएगा। स्कूल जाना, नियमित रूप से अपने आप का ख्याल रखना, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके फेवरेट चैनल पर वीडियोस देखना, ये भी आपकी रुचि में शामिल है। तभी आप तो यहां पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं बात बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए एकदम 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बता दूं आपको कि कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईआईबी, जेएआईबी, बैंक, इंश्योरेंस और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क को ओपन छोड़कर एकदम फ्री माइंड से ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कीजिए ताकि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आप अपने आगे की पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर पाएं और भारत के, समाज के, परिवार के एक सुयोग्य और सफल व्यक्ति बन सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य क्या है? आप सभी को विद्यालयी एजुकेशन बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना एकदम कमर कस के कि आप जिस भी परीक्षा में बैठ जाएंगे, बस ध्यान से मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियो देखिएगा, फिर देखिए कैसे सफलता का परचम आप फहराते हैं और यही हमारी सफलता है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आप वीडियोस देखते हैं बस उसको ध्यान लगाकर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा ताकि आपका समय का सदुपयोग हो सके और हाँ, आप कह सको कि यस आई डिड इट, कि मैंने वो किया जो सब कई मोटी मोटी, बहुत सारी मोटी मोटी रकम देकर भी उतना रिस्पांस प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आप ये कह सकते हैं कि 100% फ्री एजुकेशन में मैंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। बस यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी अपने लक्ष्यों को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकें। ओके, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक यस गोधूली का पाठ 5। नाम है नागरी लिपि। ये एक निबंध का ही अंश है। नागरी लिपि आपने पहले भी सुना ही होगा और ये लिखा है गुणाकर मुले जी ने, जिसमें हम देखेंगे कि नागरी लिपि कौन सी लिपि है। क्या आपने इससे पहले नागरी लिपि नामक शब्द सुना था? या कभी आपने पढ़ा होगा ना, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? पढ़ते आ रहे हैं हम प्रीवियस क्लासेस से, हिंदी भाषा की लिपि नागरी लिपि है। लेकिन क्या हमें यह पता है कि हिंदी भाषा की लिपि नागरी लिपि होने के साथ साथ और कौन कौन सी भाषाओं की लिपि नागरी लिपि है या देवनागरी लिपि है, ये हमें पता करना है। और इसमें हम बहुत सारी, बहुत अच्छी, बहुत ही यूं कहें कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न शामिल किए जाते हैं वो एकदम तथ्य आधारित हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से बैठिएगा, एकदम ध्यान एकाग्रचित होकर बैठिएगा, ध्यान केंद्रित करके बैठिएगा ताकि जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप जानेंगे उसको बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों से बस एक और बात कहना चाहूंगी। क्या बता दूं आपको? ओके, फिर से कहती हूं कि कभी भी अपने कार्य के बीच एक्सक्यूजेस को मत लाना। मतलब जो आपके आवश्यक कार्य हैं, जो आपके नियमित वर्क हैं, जिनको हम करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उनके बीच में कभी कभी बहानेबाजी या टाल मटोल मत करना। यदि ऐसा हुआ तो बस वही एक बाधा हो जाएगी जो हमारे द्वारा क्रिएट की जाएगी। अक्सर हम क्या देखते हैं
हम कहीं जा रहे हैं या कहीं गुजर रहे हैं तो कहीं पत्थर रखा है, तो कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं कुछ है, तो हम कहते हैं ओहो ये क्या है, सही रास्ता नहीं है। तो वो तो हो गई कि भाई है वहाँ, तो हमें अपने आप बचकर जाना होगा। लेकिन कुछ बाधाएं हम स्वयं अपने लिए उत्पन्न कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ कि कुछ बाधाएं हम खुद अपने लिए ही खड़ी कर लेते हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं? जैसे सबसे बड़ी बाधा है एक्सक्यूजेस। सबसे बड़ी बाधा है काम को टालना, बहानेबाजी करना कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे और भी काम थे, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। अब जब थक गया था तो कैसे करता, ये सब है। देखिए बेटा, नहीं करने के लाखों बहाने हैं, ढेरों बहाने हैं, लेकिन कार्य को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मतलब करना है, दैट्स इट। बस उसके आगे कुछ भी ना सोचना है ना विचारना है। जब सोच विचार हम करेंगे ही नहीं तो कार्य करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और हमें खुद पता नहीं चलेगा कि वाओ मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, मैं सफल हो गया हूं। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चलते हैं लेखक गुणाकर मुलेजी के जीवन परिचय की ओर, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि आखिर नागरी लिपि, जिसके बारे में हम सिर्फ पढ़ते आए थे, सिर्फ हमने शब्द पढ़ा था कि हिंदी भाषा नागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्या और भी भाषाएं हैं, या इस भाषा की, इस लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू या यूं कहें कि हिंदी में ही देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, जब कभी और शासक रहे होंगे, पास्ट की बात कर रही हूँ, इतिहास की बात कर रही हूँ, तो क्या तब देवनागरी लिपि नहीं थी? ये सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में, तो मेरे साथ आपको बने रहना है शुरू से लेकर आखिरी तक, ताकि बहुत अच्छा जो फैक्ट पर आधारित जो चैप्टर है उसको आप सुनकर समझ सकें और हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क में, अपने ज्ञान में और वृद्धि कर सकें। आइए चलते हैं लेखक परिचय की ओर। लेखक गुणाकर मुलेजी को सादर नमन करते हैं, अनुभवी साहित्यकारों को। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि सभी साहित्यकारों को, कवियों को, रचनाकारों को, उपन्यासकारों को हम हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं और नमन भी करते हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हमें नए नए आयाम प्रदान किए, जिससे हम नित्य नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, और जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हमारे ज्ञान में या हमारी जानकारी में वृद्धि होती है। ओके, आइए चलते हैं उनके जीवन परिचय की ओर। गुणाकर मुलेजी का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी, याद रखिएगा। गुणाकर मुलेजी जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनकी भाषा जिससे उन्होंने विद्यालय शिक्षा प्राप्त की वो कौन सी भाषा थी? मराठी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी की पढ़ाई की, फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन भी किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। गणित विषय में आ गए फिर वो, और कहां से कहां तक? मैट्रिक मतलब 10th क्लास से लेकर एमए तक की पढ़ाई उन्होंने गणित को मुख्य विषय बनाकर की। ठीक है। सन 2009 में मुलेजी का निधन हो गया। जन्म कब हुआ था? 1935 में, और मृत्यु कब हुई? 2009 में। ठीक है। गुणाकर मुले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। ध्यान रखिए कि 2500 से अधिक लेख। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम याद रखिएगा। पहली बात तो कि लेखक का नाम याद रखिएगा। एक ऐसे लेखक जिनका नाम आप देखो, गणित में इंटरेस्ट हुआ उनको तो उनका नाम ही गुणाकर मुले। ठीक है।
उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है अक्षरों की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत, इतिहास और संस्कृति। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीव महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकर मुले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। या यूं कहें, हिंदी साहित्य में इन्होंने इतिहास की एकदम बहुत ही अहम जानकारी प्रदान की है। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि लेखक ने अपने विचारों को अपनी रचना के माध्यम से हिंदी में एक नई मतलब कला, या यूं कहें कि एक नवीन जानकारी हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। सो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुणाकर मुले जी की कृतियों को भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उनमें जो भी ज्ञान जानकारी निहित है उसको भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं। ओके, चलो याद रखना उनकी रचनाओं के नाम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि उनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले। तो हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का आत्माराम पुरस्कार, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग का जननायक कपूरी ठाकुर पुरस्कार, मराठी विज्ञान परिषद मुंबई द्वारा श्रेष्ठ विज्ञान लेखन के लिए सम्मानित, आकाश दर्शन एवं संसार के महान गणितज्ञ ग्रंथों के लिए प्रथम मेघनाथ साहा पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC का राष्ट्रीय पुरस्कार। OMG, धन्य है कवि, धन्य है लेखक गुणाकर मुले जी, जिनको सम्मान ही इतने प्राप्त हुए कि हम सोच रहे अच्छा है ये भी सम्मानों की कड़ी, सम्मानों की गिनती इतनी है कि हम शायद गुणा करना भूल जाएंगे। तो ये हैं लेखक गुणाकर मुले जी, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कि ये जो निबंध, या यूं कहें कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं नागरी लिपि, इसका क्या अर्थ है और ये किस के आधार पर लिखा हुआ है। तो ये एक निबंध था बहुत बड़ा, उसी का अंश यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो हम बहुत लकी हैं, वी आर वेरी लकी कि हमें ये पाठ पढ़ने का अवसर मिल रहा है और हम ये जान पा रहे हैं कि नागरी लिपि या देवनागरी लिपि सिर्फ और सिर्फ एक या दो भाषाओं तक सीमित नहीं है। नागरी लिपि का इतिहास तो बहुत व्यापक है। वो इतिहास क्या है? क्या वो इतिहास सदियों पुराना है, या फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जब हिंदू राजा आए जैसे पृथ्वीराज चौहान हुए, या और भी कई इतिहास में, क्या सिर्फ उनके आने से देवनागरी लिपि में शामिल हुई, या उससे पहले जो मुगल थे या और भी यूनान के थे राजा, उनके समय पर भी नागरी लिपि का कुछ वर्चस्व था। ये बहुत सारे प्रश्न मस्तिष्क में आ रहे हैं और आना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा हिंदी की लिपि, देवनागरी लिपि। अब सुनिए मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ प्लीज़ यार, इधर उधर मत देखो, यहाँ पर ध्यान दो ताकि बहुत अच्छी जानकारी आप हमेशा के लिए अर्जित कर सकें। ना केवल 10वीं में पढ़कर बिहार बोर्ड परीक्षा देकर तालियां बजाएंगे, बल्कि बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ साथ आप जो आगे की प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, हो सकता है कि इन्हीं पाठों से संबंधित प्रश्न शामिल हो जाएं, क्योंकि हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। तो अब प्रश्न इसी में से आ गया तो हर समय हमें एकदम चौकन्ना रहना चाहिए, हर समय एकदम एक्टिव रहना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ सुनना चाहिए। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूँगी, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और मैं एक और बात कहूँ कि कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। मैं हमेशा से कहती आती हूँ कि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। कह दिया सो कह दिया ना भाई, जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। चलो सो ध्यान से सुनो। अब प्रस्तुत निबंध गुणाकर मुले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है।
अभी हमने पढ़ा ना कि उनकी एक रचना है, देखो फिर से मैं बता दूं, उनकी एक रचना है, भारतीयों की रचना, फिर से देखो यहाँ पर थी एक अब भी उनकी, जिसमें गुणाकर मुले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ठीक है, अब सुनो, तो ये जो निबंध है पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है कि आखिर देवनागरी लिपि है क्या देवनागरी लिपि 2-4 भाषाओं तक सीमित है या उसका जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, वही जानेंगे हम। तो यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता मतलब कितनी पुरानी है, इतिहास क्या है, व्यापकता, बहुत विशालता कह सकते हैं जिसको, और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगी कि उनकी लिखी गई जो निबंध का एक पार्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से वैसे ही प्रयास करूंगी आप सभी को डिलीवर करने का, ताकि किसी भी तरह से बोझिल ना हो आप, क्योंकि यही हमारा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि आप बहुत अच्छे से शिक्षा बिना बोझ के और शिक्षा एकदम रोचकता से ग्रहण कर सकें। ठीक है, अब यह लिखा है कि उन्होंने विवरण से बचते हुए लेखक के निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। कहते हैं ना, जब भी हम कोई पाठ सुन रहे होते हैं या किसी का भाषण सुन रहे होते हैं और हमारे मन में यदि प्रश्नों की बौछार जैसी आ जाए, तब समझिए कि हाँ वो बोरिंग तो नहीं है, और मान लीजिए एक भी प्रश्न नहीं आया, तब समझ लीजिए हम वहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अपने आप का असेसमेंट करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए कि मैं ध्यान दे रहा हूँ या नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेट हूँ या नहीं, तो खुद देख लीजिए, आपको बिल्कुल अभी अभी आंसर मिल जाएगा कि यदि मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं इट मीन्स आप सुन रहे हैं। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहे तो फिर तो आपका ध्यान या तो खिड़की पर है या टीवी पर है या मम्मी की बातों पर है या कहीं और है। देख रहे हैं आप वीडियो लेकिन ध्यान कहीं और है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% फुल ऑफ कंसंट्रेशन से देखिए, ताकि जो हम समय दे रहे हैं वीडियो के लिए वो सार्थक हो जाए, जो हम जानना चाहते हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हम ग्रहण कर सकें, ना कि सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने अपनी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने स्वर और कितने व्यंजन रहते हैं। ठीक है, किस में मतलब जो वर्णमाला होती है वो कैसे बनती है। तो एक सिंपल सी परिभाषा जो आपने शायद पढ़ी ही होगी कि जिस तरह से एक एक फूल से फूल माला तैयार की जाती है, ठीक है, उसी तरह एक एक अक्षर से वर्णमाला तैयार की जाती है। और इसमें स्वर और व्यंजन रहते हैं। स्वर मीन्स आपको पता है ना, जैसे कि अंग्रेजी में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्वर मीन्स जो साउंड रहते हैं और व्यंजन मीन्स जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आ ई से अह तक वो स्वरों की कैटेगरी में आते हैं, कुछ अयोग वाह भी रहते हैं, और का से लेकर ज्ञानी तक वो वर्णों में मतलब व्यंजनों में रखे जाते हैं। तो यहाँ हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, लेकिन यदि मैं अभी कहूँ क्या आपको आ से ज्ञा तक वर्णमाला आती है? तो कहेंगे ओह ये क्या पूछ लिया मैडम ने, हम तो 10th में आ गए, अब हमें थोड़ी आएगी। क्यों भाई, ये किसने कह दिया कि आगे पाठ और पीछे सपाट? आगे आगे चलना है लेकिन पीछे की बातों को भूलना नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि मैडम आपको आती है क्या? सोचा ना, आती है मुझे, ठीक है, आती है, सारी की सारी वर्णमाला आती है, आ से लेकर ज्ञा तक मुझे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको आती है वर्णमाला, आ से बड़ा छोटा, बड़ा छोटी, बड़ी, छोटा उ बड़ा उ ऋषि, ए आई ओ औ अम आहा, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, मा मछली, आयर, ऐसे तातरा था तंदा, ऐसे करके जो भी जितना भी आपको आता है आप लिख कर बताइएगा मुझे, ठीक है, कि हमें वर्णमाला के इतने अक्षर आते हैं। तब फिर हम और उसमें कमेंट में और ज़्यादा पढ़ाई भी कर लेंगे और इसी से हमारी जो है वर्णमाला वो फिर से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देवनागरी लिपि के बारे में यही दिया है कि जो अक्षर या हिंदी की जो रचना है वो देवनागरी लिपि में की गई है। अब हम ये भी देखेंगे कि ना केवल हिंदी की बल्कि मराठी,
उसकी भी लिपि देवनागरी है। और भी है, जैसे यहाँ पर लिखा है नागरी लिपि कौन कौन सी शाखा में है, पश्चिमी शाखा में है, पूर्वी शाखा में है। देवनागरी राजस्थानी, कैथी, गुजराती, महाजनी, बांग्ला, असमी, उड़िया, कई तरह की ऐसी बोलियां हैं, कई तरह की भाषाएं हैं जो तरह तरह की लिपियों में लिखी जाती हैं, जिसमें देवनागरी में तो बहुत सारी भाषाओं को हम जानने वाले हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले, सदी समझते हैं, 1 सदी मीन्स 100 वर्ष पहले, 2 सदी मीन्स 200 वर्ष पहले, तो यहाँ पर करीब लगभग 200 वर्ष पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। तो आप याद रखिएगा कि लगभग 200 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। याद रखिएगा कि ना केवल हिंदी, ना केवल संस्कृत, ना केवल मराठी, बल्कि दूसरे देश नेपाल की जो नेपाली और नेवारी भाषाएं हैं वे भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं, हमारी देवनागरी लिपि में। ठीक है, ओके। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृतिकी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। अब आपने सुना होगा या आप सोच रहे होंगे संस्कृत तो हमने सुना है, लेकिन प्राकृत क्या है? प्राकृत मीन्स प्रकृति। प्राकृत बोलचाल की भाषा थी जब भगवान बुद्ध के समय, ठीक है, बोलचाल की भाषा थी, लिखने की भाषा थी, तो वो जो भाषा थी वो भी देवनागरी लिपि में ही थी। वे प्रायः देवनागरी लिपि में छपती हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती जो लिपि है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन हाँ वो बहुत अधिक सिमिलर है, किससे? देवनागरी से। तो गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री तो नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि बहन जरूर है। ठीक है, बेटी होना और बहन होना, ये समझ रहे हैं ना आप? तो वो एक की जननी, मतलब उनकी जननी एक भाषा नहीं है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं उसके जैसी तो है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती हैं। दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं, लिखने का जो तरीका है वो देवनागरी से काफी भिन्न नजर आता है। दक्षिण साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां देवनागरी लिपि मराठी तो है, लेकिन क्या और भी ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? सुनिए, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की लिपियां जैसे तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथियां समझते हैं, मोटी मोटी पुस्तकें, ग्रंथ टाइप, उनको लिखने के लिए नागरी लिपि का ही व्यवहार होता था, मतलब अधिकतर प्रयोग होता था। ओके, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदीनागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मानेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदनागरी लिपि में ही लिखे जाते थे, जो देवनागरी की तरह ही थी। देवनागरी नहीं थी, बट देवनागरी की तरह तो जरूर थी। 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में ही अंकित किए हैं। जो सिक्के चलते थे ना, मोहर चलती थी, तो उसमें भी जो छापा लगा रहता था, जो प्रिंटर रहता था, वो देवनागरी लिपि का है। ठीक है, श्रीलंका के
पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। आप ध्यान रखना कि कहाँ की, श्रीलंका, ये दूसरे देश की बात की जा रही है। नेपाल की हमने बात की, श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, बाकी हम अपने भारत की ही बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत तो कहीं पूर्वी भारत, ठीक है। तो उस समय भी जो सिक्के होते थे वो नागरी लिपि में ही उन पर लिखा हुआ होता था। इट मीन्स कि ना केवल भारत में बल्कि जो हमारे अन्य पड़ोसी देश थे उसमें भी देवनागरी लिपि का ही वर्चस्व था, याद रखना। उत्तर भारत के महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने सिक्कों पर नागरी शब्द ही खुदवाए थे। क्यों? अच्छा हाँ, आपके मन में ये प्रश्न ही आया कि क्यों? वो तो उर्दू या फारसी या कुछ इस तरह के छपवाते ना, वो तो मुस्लिम राजा थे, ऐसा क्यों किया? तो जो अधिक समझने योग्य लिपि होती है, जो अधिक समझने योग्य भाषा होती है, वही तो चर्चा में आती है। जैसे अभी हम बात करें कि हिंदी, तो हिंदी सबकी मातृभाषा तो नहीं है, लेकिन राजभाषा तो है ना। और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है वो भी आप ध्यान से सुन लो। अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अथक प्रयास किए गए, कई प्रयास किए गए, लेकिन कुछ राज्यों ने, भारत के ही कुछ स्टेट्स ने इसको अपनी मातृभाषा नहीं माना। यदि भारत के हर एक राज्य, प्रत्येक राज्य द्वारा हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो ये राष्ट्रभाषा होती। परंतु बहुत से ऐसे राज्य हैं, साउथ की तरफ हम जाएं तो वहाँ की जो भाषाएं हैं वो उनकी मातृभाषाएं हैं। तो जब संपूर्ण राष्ट्र में एक भाषा मातृभाषा नहीं है तो वो राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है? हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है, राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। जो भी सरकारी कार्य होते हैं, जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं कार्यालयों में, कुछ भी होता है वो हिंदी में ही होते हैं। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। जब कभी भी विकल्प आ जाए, राजभाषा है, राज्य भाषा है, अब राज्य, राज और राष्ट्र में भी मैं आपको अंतर बताऊंगी, तो वो भी ध्यान से सुनना। अब जैसे राज्य है, रा आधा जा और या, फिर है रा और जा राज, फिर है राष्ट्र। क्या ये तीनों एक हैं या इनमें कुछ अंतर है? सोचिए, मुझे बताइए कि कौन कौन से अंतर है या फिर सब ये एक है। तो यहां पर लिखा है कि जो भी अलाउद्दीन खिलजी और ये सब थे, नागरी, उनके जो सिक्कों पर थे वो नागरी शब्द ही खुदवाए गए थे। इट मीन्स कि सर्वसम्मति से जो भी अंडरस्टैंडिंग, जिस भाषा को अधिक सुना और समझा जाता था उसी में बोलचाल की भाषा होती थी, उसी में सिक्के होते थे। यदि मान लीजिए देवनागरी लिपि में नहीं होते तो हो सकता है कोई उन सिक्कों का अर्थ नहीं समझ पाता कि क्या है कैसा। जैसे अभी भी हमारा 1 का 2 का जो सिक्के हैं, अब तो नहीं दिखाई देते, 5, उसमें 5 रुपया लिखा रहता है, वो भी देवनागरी लिपि में है, क्योंकि वो सब पढ़ सकते हैं, चाहे कोई गांव के हों, चाहे कोई शहर के हों, कोई भी हो, हिंदी सबको समझ में आती है। इसलिए हमारा तो अभी भी यही प्रयास है कि काश हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए, ठीक है। देखो बेटा, यहां पर लिखा है कि उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ती बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही हैं। इतने सारे, मैं फिर से पढ़ रही हूं, प्लीज यार ध्यान दो। यहां पर उत्तर भारत में, उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। यदि हम यहां पर देखें तो सुनो, जैसे मान लीजिए ये है हमारा भारत, एक सेकंड में और अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूं। ओके, ये है पूरब, ठीक है, ये है पश्चिम, ऐसा बताओ जल्दी, नहीं ना? कैसा होगा? ये इस तरह से होगा यहां होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। ये हमारी चारों दिशाएं हैं। तो यहां पर ये लिखा रहे हैं, ध्यान दो, कि उत्तर भारत में, मतलब यहां जो हमारा मैप है, इस तरह से हमारा मैप है, ठीक है। ये यहाँ पर गुजरात आ गया, फिर यहाँ पर इस तरह से ये सिक्किम आ गया, तो ये हमारा मैप हो जाता है रफली, ठीक है। तो
तो यहाँ पर ये देखा है कि उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, गाठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाग भुक्ती, बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही हैं। मतलब कि नागरी लिपि का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत ठोस है, और ये जो लिपि है वो सर्वसम्मति से, या यूं कहें कि सर्वसाधारण के समझने योग्य थी। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। क्या सिर्फ यही इसकी परिभाषा है या अन्य और भी परिभाषाएं हैं, या किस कारण से इसको देवनागरी कहा जाता है? क्या ऐसा तो नहीं किसी देवता के नाम से देव कहा जाता है? ऐसा तो नहीं किसी नागर या किसी नगर के कारण इसको नागरी कहा जाता है? वो सब जानेंगे हम। नेक्स्ट है, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कोई कहता है कि ये देवताओं की भाषा है इसलिए देवनागरी है। कोई कहता है नहीं, ये नागर रहते थे, जो जाति थी नागर, है ना, सरनेम होता है ना, आपने भी सुना होगा नागर सरनेम, तो उनके सरनेम या उनकी जाति के कारण नागरी है। अब सबके अपने अपने मत हैं, सबके अनुसार सब जो मतभेद रहे हैं उनमें बहुत। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी हो गया। तो अपने अपने मतानुसार यहाँ पर बहुत सारी ये बातें होती रही। नेक्स्ट है, पादतीकम नामक एक नाटक ने जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे, पटना को नगर कहते थे। हम भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो सकता है पटना ही बड़ा जो इतिहास में है वो सबसे बड़ा नगर हो। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनको कहते हैं, का व्यक्तिगत नाम देव था। अब देवनागरी, नागरी का तो बहुत सारी बातें मिल गई, लेकिन देव क्यों? तो आप सुनिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, निक नेम जिसको कहते हैं, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं, ठीक है। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। यह नहीं कि सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य का नाम देव था इसलिए देवनागरी कह गया। ये कहीं ठोस रूप से ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि इनके कारण देवनागरी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये मत आए हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा शायद, इसलिए तो ये सारी बातें देवनागरी से संबंधित हैं। अब आगे चलते हैं। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ का? कर्नाटक। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख भी मिलते हैं। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है चावुंड राजे करवियले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। कहाँ के? देवगिरी के यादव राजाओं के। कल्याण के पश्चिम चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में मिलते हैं। उड़ीसा कलिंग प्रदेश जिसको कहते हैं, में ब्राह्मी को एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंगवंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। उत्तर भारत में पहल गुर्जर सुना होगा ना आपने, प्रतिहार राजाओं के लेख में भी नागरी लिपि देखने को मिलती है। भाई नागरी लिपि हर जगह मिलती है, तभी तो उसका जो इतिहास है वो भी बहुत बड़ा है, और उसके जो जुड़ाव है, उसका कनेक्शन है वो भी इतना बड़ा है कि हम तब से पढ़ ही रहे हैं, और कितना सारा यहां से वहां लिंक्ड होता जा रहा है। ठीक है। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 1840 से 1881 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। तो यहां ये बताया गया है। सुना समझा, समझ आया? आप सोच रहे हो बाप रे इतना सारा याद कैसे रखेंगे मैडम? तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा कि कहाँ से शुरू हुआ है नागरी लिपि का इतिहास, कौन कौन से राजाओं द्वारा अपनी सिक्कों पर नागरी लिपि में ही उन पर छपवाए गए थे, या अभी तक इतना तो क्लियर हुआ ना कि हम सिर्फ समझते थे कि हिंदी, संस्कृत या एक दो और भाषाएं जो सिर्फ नागरी लिपि में लिखी गई, बाकी तो अन्य लिपियां होंगी। लेकिन अब पता चला कि बाप रे OMG
ये जो देवनागरी लिपि है वो तो बहुत बड़ी है, सीरियसली। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक जानकारी प्राप्त हुई कि नागरी लिपि, देवनागरी लिपि के नाम के पीछे कई बातें जुड़ी हैं। किसी ने कहा नागर जो ब्राह्मण रहते थे उनके नाम के कारण, किसी ने कहा राजा विक्रमादित्य को देव कहकर पुकारते थे तो देवनागरी इसलिए कहा गया। सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं, उनके अनुसार उन्होंने ये प्रकट किया। तो बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना। और लेकिन जो मैंने कहा था वो भूलना नहीं है। क्या कहा था, याद है? मैंने कहा था कि वर्णमाला को आप लिखकर बताएंगे कि आ से ज्ञा तक किस किस को आती है, या फिर छोटा से अनार से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक आता है, या जहां तक भी आता है स्वर आते हैं या व्यंजन आते हैं तो लिखकर बताएंगे। उसके बाद हम आगे और भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत ध्यान से हर एक वीडियो को देखना है ताकि आपका जो समय आप दे रहे हैं वीडियो देखने में वो सार्थक हो, वो फलीभूत हो। कक्षा 7वीं से 12वीं तक ही ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इसी के साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप अपने फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि हर एक वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, और समझने के साथ साथ आपको पसंद आएगा ही आएगा। मैंने कह दिया, तो जब पसंद आ ही गया है तो करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होती रहे और तुरंत सही समय पर बिल्कुल सही से आप उस वीडियो को देख सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी संबंधी हैं, वे भी मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑनलाइन बेस्ट वीडियोस का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या करेंगे बताइए अगले वीडियो में, किसी को अनुमान है? इससे पहले भी हम और चैप्टर्स कर चुके हैं। यस, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस करेंगे हम अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।